बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये दो तीन टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे। पहला तो ये है कि मौजूदा जो आईनी तरमीम हुई है उसके बाद चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहा है। दूसरा, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, इन दोनों की तकर्री में क्या फ़र्क है। और तीसरी चीज़ के कल जो आईनी दरख्वास्त पीटीआई की खारिज की गई उसकी क्या कानूनी हैसियत है और आज इस आईनी तरमीम के बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये दो तीन टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, अभी जो आईनी तरमीम हुई है, सबसे पहला सवाल जो अभी गर्दिश कर रहा है और जिस पे पूरी कौम जो है वो इंतज़ार में है कि आइंदा चीफ जस्टिस कौन बनेगा। तो पहली बात तो ये कि इस गलत फहमी को दूर कर लें कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये तीन मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं, इनमें से अगर कोई इनकार करता है तो चौथे नंबर का जज जो है वो कंसीडर होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट तो शायद यही चाहती थी, लेकिन जो मौजूदा मुसवदा सामने आया है, जो मंजूर हुआ है आईनी तरामीम का, उसके मुताबिक अगर इन तीन जजेस में से गवर्नमेंट या पार्लिमानी कमेटी जो है वो जिसे नामजद करती है बतौर चीफ जस्टिस, अगर वो इनकार करता है तो उसके बाद जो दो जज बकाया बच जाएंगे उनमें से किसी को नामजद किया जाएगा। तो चौथे जज को तब कंसीडर किया जाएगा जब पहले तीन जजेस मोस्ट सीनियर जो हैं, अगर वो इनकार करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के, तब चौथा जज जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब आमतौर पे अफवाह ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनको गालिबन हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रही है। अब इसमें पार्लिमानी कमेटी का इजलास गालिबन 4 बजे बुलाया गया है। देखें उसमें क्या फैसला होता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ ये भी पाबंदी लगाई है कि जो भी चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल के लिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी मुद्दत होगी वो 3 साल के लिए होगी और उम्र की हद जो है वो 65 साल है एक जज के लिए। यानी अगर कोई चीफ जस्टिस बनता है, 3 साल उसके पूरे हो जाते हैं, 65 साल उम्र उसकी पूरी नहीं भी होती तो वो रिटायर हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि चीफ जस्टिस अगर बनते हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब, तो उनके अभी 8 साल पड़े हैं 65 साल होने में। और अगर वो अब चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो 3 साल बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे। 3 साल बाद उन्हें रिटायर होना पड़ेगा इन आईनी तरामीम के मुताबिक। और अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बनते फिर वो बतौर जज अभी उनका 8 साल का टेन्योर पड़ा है और वो चीफ जस्टिस बाद में भी बन सकते हैं अपनी बारी आने पे। तो अभी या तो वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के अपना जो है वो मुद्दत मुलाजमत 3 साल बाद ख़त्म करवा लेंगे, और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनते, इनकार कर देते हैं या उन्हें नहीं बनाया जाता, तो फिर अभी उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 8 साल पड़ी है। और अभी देखें उनका क्या फ़ैसला होता है, वो क्या फ़ैसला करते हैं। बाकी एक सवाल जो है वो आम अभी वो चल रहा है कि देखें जी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो भी तो हुकूमत उसका तकर्रर करती है और वो भी तो 3 मोस्ट सीनियर जो होते हैं जनरल्स उनमें से करती है। तो अगर इधर से भी हुकूमत ने 3 चीफ जस्टिस में से कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब, तो इसमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जनाब बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कैसे? ये बात जहन में रख लें कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो एक किस्म का वो गवर्नमेंट का मुलाजम होता है। वो
गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है वो सदर पाकिस्तान के अंडर होता है, वो वजीर आज़म पाकिस्तान के अंडर होता है, सदर पाकिस्तान जो है वो चीफ कमांडर होते हैं, इनका तकर्रर जो है वो वजीर आज़म करता है। वजीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑर्डर कर सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजीर आज़म को ऑर्डर नहीं कर सकता, वो उसका पाबंद होता है। जबकि अदलिया का जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अदलिया एक आज़ाद इदारा है। जज जो है वो किसी वजीर आज़म का मुलाजिम नहीं होता, किसी सदर का मुलाजिम नहीं होता, वो ऑर्डर करता है, उस पर ऑर्डर नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो अदलिया को अपने अंडर रखे, अपने नीचे रखे। ये पूरी दुनिया में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है और यकीन करें पूरी दुनिया जो इस पे हंस रही है, बैनुल अक़वामी मीडिया जो इस पे बोल रहा है, बतौर एक पाकिस्तानी के तौर पे और बतौर एक वकील के तौर पे यकीन करें इतना शर्म आ रहा है कि बयान नहीं किया जा सकता। और ये आईनी तरमीम ये क्या है ये? क्या आप इन्हें कानूनी कहते हैं? कानून तो ये कहता है कि जब तक असेंबली पूरी नहीं होगी, जब तक सेनेट पूरी नहीं होगी, आप आईनी तरमीम कर ही नहीं सकते हैं। अब ना असेंबली पूरी है ना सेनेट पूरी है। असेंबली में भी अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बकाया है, सेनेट में भी अभी KPK के इंतखाबात ही नहीं हुए, तो अभी ये मुकम्मल ही नहीं है। लेकिन कितनी जल्दी पड़ी हुई है और किस तरह इनको लोगों को पकड़ के, लोगों की बहू बेटियों को उठा के, लोगों को गिरफ्तार करके, लोगों को बहुत ज़्यादा अरबों रुपए का लालच देकर ये आईनी तरमीम कराई गई हैं। तो इसे कौन मानेगा? कौन इसे जो है वो कानूनी कहेगा? और कल से एक अजीब तमाशा बना हुआ है कि जजेस जो हैं वो जब भी अब कोई केस लगता है वो पहले पूछते हैं कि भाई बताएं कि ये आईनी अदालत में जाएगा या इसे हमने सुनना है। सिवाय जस्टिस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के, कि वो कल भी धड़ल्ले से बैठे और आप हैरान होंगे कि जिस चीज़ का इस कौम के बच्चे बच्चे को पता है वो कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं कि कौन सी आईनी तरमीम हुई है, कौन सी नहीं हुई है। और जब उसे बताया गया कि भाई ये हो चुकी है, आईनी तरमीम हो चुकी है और ये जो बल्ले वाला मसला है ये आईनी मैटर है, आप ये सुन ही नहीं सकते हैं, तो उन्होंने आराम से कहा मुझे नहीं पता कौन सी आईनी तरमीम हुई है, कौन सी नहीं हुई है। और धड़ल्ले से उन्होंने ना सिर्फ वो सुनी बल्कि उनकी दरख्वास्त को खारिज भी किया। वो फैसला जो 13 जनवरी को दिया था, जिसके तहत PTI से बल्ले का निशान लिया गया, उस पर PTI जो है वो नजरसानी में आई। अब कितने 9 माह गुजर गए, नहीं लगाए, नहीं उनकी नजरसानी अपील को लगाया। और अब जबकि सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं मोहतरम मौसूफ चीफ जस्टिस साहब के जाने के, रिटायर होने के, अब जनाब वो लगा भी ली। और इन तरामीम के बाद तो वो सुन ही नहीं सकते थे, लेकिन कल धड़ल्ले से सुना भी और उसे खारिज भी कर दिया। अब जाहिर सी बात है ये चीफ जस्टिस साहब का फैसला है, ये आईनी हो ना हो, ये वो सुन सकते हो ना सुन सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी और अदालत ने किया होता तो फिर जो है फिर आप देखते हैं इस पर क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या जो है वो इस पर डिस्कशन होती है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो हम पे हंस रही है, हम कहाँ खड़े हैं। वक़ल इस्लाम से पूछा गया ना कि मरने के बाद अगर पता करना हो कि बंदा दोज़खी है या जन्नती है तो कैसे पता चलेगा? तो सरकार ने फरमाया कि मरने के बाद जिसे लोग जन्नती कहें वो जन्नती होगा, जिसे लोग दोज़खी कहें वो दोज़ख होगा। दोस्तों, वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वक्त रुकता नहीं है। अच्छा हो वो भी गुजर जाता है, बुरा हो वो भी गुजर जाता है, और गुजरा हुआ वक्त जो है वो बाज़ दफ़ा इंसान के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है, बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता है। और लोग उसका वक्त ही होता है जिस पे लोग या आने वाली नस्लें जो हैं वो उस पर फ़ख्र करती हैं,
या मुंह छुपा के शर्मिंदा होके लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश करती हैं। या तो आप फ़ख्र करते हैं कि मैं फ़लाँ बाप का बेटा हूँ, मैं फ़लाँ मेरा दादा है, जिस तरह आज कायद आज़म की औलाद फ़ख्र करती है, जिस तरह आज अल्लामा इकबाल की औलाद फ़ख्र करती है, जिस तरह आज दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की औलादें जो है वो फ़ख्र करती हैं। तो या बंदे के साथ ऐसा नाम जुड़ जाता है, ऐसा माजी जुड़ जाता है कि बंदे की पिछली ज़िंदगी जो है वो ख़ुद भी जिस तरह गुजारता है शर्मिंदा, ना वो बाहर निकल सकता है, ना वो लोगों का फेस कर सकता है, वो क्या उसकी आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो भी उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ने को वो बायस शर्मिंदगी समझती हैं। तो ये वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए जो भी बेहतर है अल्लाह पाक वो करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।